नमस्कार विद्यार्थियों, आज आप सभी के लिए एक वीडियो और वो संबंधित है भारतीय संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित। और राज्य व्यवस्था में या भारतीय संविधान में भाग 3 में मूल अधिकारों का जहाँ वर्णन किया गया है, उन्हीं में से एक अधिकार को आपको जानकारी होगी। 6 तरह के अधिकार भारतीय संविधान में वर्तमान में दिए गए हैं और इन 6 में से जो पहला है वो समानता का अधिकार है, जैसा हमने ऊपर लिखा हुआ है। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि पहले तो ये आपके ध्यान में आना चाहिए कि मूल अधिकार क्या है। दूसरा, मूल अधिकार कहाँ से लेकर के कहाँ तक भारतीय संविधान में इनका वर्णन किया गया है, कौन से आर्टिकल से लेकर के कौन से आर्टिकल तक इनका विस्तार है। और फिर हम लोग आएंगे कि समानता का अधिकार क्या है, या समानता के अधिकार में कौन कौन से और अधिकार भारतीय जो नागरिक हैं उनको दिए गए। विद्यार्थियों, मूल अधिकार मुख्यतः लोकतंत्र की आप कह लीजिए नींव है। लोकतंत्र की जो सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू है वो है समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा। ये नारे स्लोगन्स जो फ्रांस की राज्य क्रांति से उठे थे, उसके बाद से कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक विचार में ये बड़े महत्वपूर्ण स्थान को प्राप्त करते चले गए। और लोकतंत्र में राजनीतिक अधिकारों की जब बात होती है, आर्थिक अधिकार अलग विषय है, पर जब राजनीतिक अधिकारों की बात होती है या राजनीतिक तौर पे लोकतंत्र की स्थापना की बात होती है, तो हमें समानता का अधिकार या मूल अधिकारों पर हमको दृष्टिपात करना होता है, वहां हमको देखना होता है। यूं तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। एक बार मैं आपको ब्रीफ में बता दूं, भारतीय संविधान मूल रूप से 7 तरह के मूल अधिकार थे। बाद में अमेंड किया गया, संविधान में संशोधन किया गया, 42वां संविधान संशोधन 1976, और आपका जो संपत्ति का अधिकार है उसे हटा दिया गया। अब रहे 6 कौन कौन से हैं? पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा शिक्षा और संस्कृति से संबंधित अधिकार, और छठा और जो अंतिम है, जो इन सब अधिकारों को इम्प्लीमेंट करने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और उनमें से पहला जो है वो समानता का अधिकार है। और समानता के अधिकार का विस्तार अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक दिया गया है। यूं मूल अधिकारों का विस्तार अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है, तो राज्य में आपके ध्यान में ये बात आनी चाहिए कि अनुच्छेद 12 और 13 में क्या लिखा हुआ है। विद्यार्थियों, अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है। आप नोट कर लें इस बात को, आप ध्यान दें इस बात पर। अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है। अब राज्य में कौन कौन शामिल है? एक तो ये बात आप लोग हमेशा ध्यान में रखें कि जो मूल अधिकार प्राप्त है व्यक्ति को, वो राज्य के विरुद्ध प्राप्त है, राज्य के खिलाफ प्राप्त है। अब राज्य में क्या क्या शामिल है? राज्य से मतलब आप क्या समझ रहे हैं? केवल राजस्थान एक राज्य है? मैं कहता हूं राज्य एक गवर्नमेंट बॉडी है। राष्ट्र है तो वो भी एक राज्य की संकल्पना में आता है। राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी इस बात को बड़ी बात से जानते हैं। एक गवर्नमेंट बॉडी है, चाहे वो आपका विद्यालय है, चाहे वो आपका सरकारी अनुदानित कोई संस्थान है, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश है, चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनी है जो इंडियन है, या गवर्नमेंट की जो महारत्न कंपनियां हैं वो है। इसी तरह से आप केंद्र, राज्य यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ शासित प्रदेशों की सरकार, और जो गवर्नमेंट बॉडीज है सारी की सारी, वो सभी मिलकर के राज्य का निर्माण करती हैं। तो इन सब में व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन यदि कहीं होता है तो व्यक्ति इनके खिलाफ कोर्ट में जा सकता है या इन्हें जा सकता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 13 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 13 में विधि को परिभाषित किया गया है। व्हाट इज लॉ? यानी राज्य ऐसे कानून नहीं बनाएगा जो कहीं ना कहीं व्यक्ति के मूल अधिकारों में कटौती करता हो, मूल अधिकारों में कमी करता हो, और यदि बनाएगा तो वो विधि सामान्य नहीं होगी। अनुच्छेद 13 इस बात को उल्लिखित करता है, कहता है कि
प्रथम दृष्टया अगर राज्य व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन करता है तो व्यक्ति न्यायालय की शरण ले सकता है। फिर अगर कोई कानून इस तरह का बनाया जाता है या कोई विधि इस तरह की बनाई जाती है जो मूल अधिकारों को काटती है, मूल अधिकारों को का विच्छेद करती है, इनका हनन करती है, तो उस विधि को यहाँ से किया गया है। अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि ऐसा किसी भी सामान्य विधि के द्वारा नहीं किया जा सकता, यानी संविधान संशोधन विधि के द्वारा ही इस तरह से किया जा सकता है कि व्यक्ति के मूल अधिकारों में कोई कटौती की जा सके। यहाँ ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 13 विधि को परिभाषित करता है और विधि की परिभाषा से संबंधित क्या बात है कि मूल अधिकारों में अगर कोई परिवर्तन करना है तो उसके लिए सामान्य विधि ने अपना करके कौन सी विधि अपनाई जाएगी? संविधान संशोधन विधि, जिसका आर्टिकल नंबर 368 में वर्णन किया गया है। अब आइए आप भारतीय संविधान का समानता का अधिकार, उसमें पहला ही जो आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक इसका विस्तार है। आप इसे नोट कर लें, एक बार से आप लिख लें चाहे तो, और यहाँ भी आप लिखना चाहें तो लिख लें 14 to 18, 14 to 18। तो अनुच्छेद 14 क्या कह रहा है? विधि के समक्ष समानता, यानी कानून के समक्ष सभी समान हैं, कानून की नजरों में सब समान है। यहाँ मैं आपको बता दूं, दो अपवाद भी हैं, और दो अपवाद कौन कौन है? एक आपका राष्ट्रपति और दूसरा आपका राज्यपाल। ये सामान्य सी बात। विधि के समक्ष समानता बहुत सामान्य अर्थ में आप लोग इसको समझना चाहें, विधि की नजरों में, कानून की नजरों में सब समान है, ठीक है। लेकिन किसी भी, खास करके इंडियन रेफरेंस में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो राष्ट्रपति महोदय और राज्यपाल महोदय विधि के समक्ष समानता के दायरे से परे हैं। मैं उदाहरण के तौर पे आपको समझाने की कोशिश करूं। दंडात्मक विधि का उदाहरण हम लोग ले लें। किसी फौजदारी मुकदमे में आपकी, हमारी या किसी अन्य व्यक्ति की सामान्य रूप से एफआईआर दर्ज होने के बाद वारंट निकले जाने पर गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन राष्ट्रपति की और राज्यपाल की नहीं होगी। पुनः आप लोग ध्यान दे लें, कोई दंडात्मक कार्यवाही करनी है तो राष्ट्रपति और राज्यपाल से उस तरह से दंडात्मक कार्यवाही उन पर नहीं होगी जिस तरह से एक सामान्य व्यक्ति पर हो सकती है। तो यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग समझ सकते हैं कि विधि की नजरों में या कानून की नजरों में सब समान है, यानी विधि के समक्ष सभी समान है। यहाँ एक और टर्मिनोलॉजी है, एक तो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। विधि के समक्ष सब समान है, आपको मैं अन्य किसी वीडियो में इस चीज को और ज्यादा खोल करके समझाऊंगा। एक है कानून की उचित प्रक्रिया और एक होता है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी विधि की उचित प्रक्रिया और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इन दोनों टर्मिनोलॉजीज में अंतर है। एक ब्रिटेन की टर्मिनोलॉजी को या ब्रिटेन की विचारधारा को पुष्ट कर रही है और एक यूएसए की विचारधारा को पुष्ट कर रही है। दोनों में थोड़ा फर्क है, हम लोग कभी और इस वीडियो पर जो है चर्चा करेंगे। एक तो होता है विधि के समक्ष समानता और एक होता है विधि का समान संरक्षण। विधि का समान संरक्षण क्या है, इसी से संबंधित है, आप लोग यही इसको समझने की कोशिश कर लें। स्थापित विधि के समक्ष सब समान होंगे, ये दोनों अपवाद हैं। और जब विधि का समान संरक्षण की बात आएगी, ये तो क्या है, विधि की समक्ष समानता है। जब विधि का समान संरक्षण की बात आएगी तो इस तरह के कानून बनाए जाएंगे या विधि इस तरह से बनाई जाएगी कि वो सभी को समान रूप से संरक्षित करेगी। यानी ऐसी विधि भी बनाई जा सकेगी जो निम्न तबके को ऊपर ला सके, जो मुख्य धारा से पीछे छूट चुका तबका है उसको ऊपर ला सके। यानी विधि ऐसी होगी जो सबको समान रूप से संरक्षित करेगी। ऐसी विधि नहीं बनाई जाएगी जो किसी विशेष व्यक्ति विशेष को या वर्ग विशेष को लाभदायी या लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई हो। कानून बनाते समय, विधि बनाते समय इस बात का ध्यान रखेगा राज्य, क्या ध्यान रखेगा कि इस विधि के द्वारा सभी को समान रूप से संरक्षित किया जा रहा हो। चलिए
अगला आर्टिकल नंबर 15 या अनुच्छेद 15 क्या कहता है? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर विभेद का निषेध किया गया है। राज्य किन आधारों पर विभेद नहीं करेगा? कोई भी कानून जब बनाएगा किन आधारों पर विभेद नहीं करेगा? धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, मूल वंश की अमुक किस वंश का है इसके आधार पर किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, अमुक मेल है या फीमेल है इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। आप सुन लीजिए एक बार, आपके ध्यान में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, उन सबके जवाब अभी आपको मिलेंगे। और जन्म स्थान के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं होगा। तो आप सोच रहे होंगे कि जम्मू कश्मीर में कहीं अगर कोई व्यक्ति पैदा हुआ है तो उसके अधिकार अलग है, तो यहाँ कुछ असम्पशंस है, कुछ अपवाद हैं, कुछ बातें हैं जो आपको स्पष्ट की जानी जरूरी होती है। धर्म के आधार पर निश्चित तौर पे भारत में कहीं कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन अब आप तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात करेंगे, आप इनके जो पर्सनल कानून हैं उनकी बात करेंगे, शरीयत के कानून की बात करेंगे, तो ये मामला अलग है। मैं कहता हूं जब राज्य का मामला है तब विशेष तौर पर राज्य धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। धार्मिक अधिकारों में और ज्यादा इसको स्पष्ट किया गया है। मूलवंश, कौन कहां का रहने वाला है, उसका क्या मूलवंश है, इसके आधार पर भी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। जाति के आधार पर भी राज्य किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है जो 15(3) में 15(4) में अनेक संशोधन करने के बाद में इस तरह की व्यवस्थाएं दी गई है कि राज्य एसटी, एससी और ओबीसी इन वर्गों के कल्याण के लिए कार्य कर सकेगा और उस किए गए कार्य को भेदभाव नहीं समझा जाएगा। आप ध्यान दें, जाति के आधार पर राज्य ने जहां कहीं भेद किया है वो इस आधार पर किया है कि इसमें छूट मिली हुई है कि अगर भेदभाव तर्कसंगत है, युक्ति युक्त है और किसी वर्ग विशेष के उत्थान के लिए सकारात्मक तौर पर राज्य द्वारा किए गए हैं तो वो क्या है, विभेद नहीं माना जाएगा, विभेद नहीं समझा जाएगा। लिंग के आधार पर महिलाओं के लिए स्पेशल रिजर्वेशन, महिलाओं के लिए विशेष जो बातें हैं, विशेष जो व्यवस्थाएं की गई है उन्हें भी विभेद नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार जन्म स्थान के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब यहाँ विस्तार है 15(1), 15(2), 15(3), 15(4) में अनेक व्यवस्थाएं जो है अन्य इनके लिए, जैसे महिला और बच्चों के लिए अनुच्छेद 13(1) में व्यवस्थाएं की गई है, 15(1) में व्यवस्था की गई है, 15(4) में व्यवस्था की गई है, एसटी, एससी, ओबीसी और इन सबके रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है। बाद में अन्य फिर कई तरह के संविधान संशोधन करके प्रोन्नति में आरक्षण वगैरह जो हम लोग आपको 16 में और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह की व्यवस्थाएं जो है ये धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर विभेद का अनुच्छेद 15 निषेध करता है, लेकिन सकारात्मक विभेद किया जा सकता है। और किन किन के लिए किया जा सकता है वो मैंने आपको स्पष्ट कर दिया। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? समानता के अधिकार का इधर बड़ा महत्वपूर्ण पहलू, बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष अनुच्छेद 16 रखता है। वो कहता है लोक नियोजन में अवसर की समानता। अगर सरल शब्दों में आप इसको समझने की कोशिश करें तो सरकारी नौकरियों में सबको समान अवसर प्रदान किए जाएंगे, इसका विस्तार अनुच्छेद 16 में है। अब सरकारी नौकरियों में समान अवसर तो आपके जहन में फिर से बात चली आएगी कि सब कुछ तबकों को तो यहाँ रिजर्वेशन है। मैंने आपको 15 में स्पष्ट कर दिया है कि जो लोग पीछे हैं, नीचे हैं, दलित हैं,